Hello students, in the last lecture we were discussing chapter 1 geography, resources and development. So today we are completing that chapter. I am taking the final part of the chapter. So let's get started. We were on page number 6, page number 6, land degradation and conservation measures. So students, we have shared our land with the past generations and will have to do so with the future generations also, because land is a resource which needs to be shared. 95% of our basic needs for food, shelter, clothing are obtained from land. Human activities have not only brought about degradation but also aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. So at present, in the present generation, we have 130 million hectares of degraded land. Correct? Also, 28% of it belongs to forest degraded area and 56% to water and the rest of it to the alkaline and saline deposits. Alkaline and saline deposits are kind of minerals which are harmful to land, right? तो कोई लैंड में अल्केलाइंस ज्यादा होते हैं, मतलब बेसिस ज्यादा होते हैं, कोई में सेलाइन मतलब सॉल्ट ज्यादा होता है, उसकी वजह से वो लैंड डिग्रेड यानी खराब हो जाती है. 56% वाटर इरोजन की वजह से होता है, यानी वाटर इरोडेड एरिया. और फॉरेस्ट इरोडेड मतलब फॉरेस्ट काटने की वजह से, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो लैंड का डिग्रेडेशन होता है. इतना डिग्रेडेशन इंडिया में टोटल मिला के 130 मिलियन हेक्टेयर्स है. 1 हेक्टेयर स्टूडेंट्स 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया होता है. 10,000 मीटर स्क्वायर एरिया इज 1 हेक्टेयर. तो ऐसे 130 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया इंडिया में डिग्रेडेड है. Mining sites are many times abandoned after excavation work is completed, leaving behind deep scars and traces of overburdening. In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation. Severe land degradation हो चुका है इन 4 स्टेट्स में. कौन से 4 स्टेट्स में? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा. क्योंकि वहां पे माइनिंग बहुत ज्यादा होता है. वो माइनिंग का जो डस्ट होता है, आफ्टर माइनिंग दैट डस्ट सेटल्स ऑन द फील्ड्स एंड एज अ रिजल्ट द सॉइल बिकम्स अनफर्टाइल. इन स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवरग्रेजिंग इज द मेन रीजन ऑफ डिग्रेडेशन. ओवरग्रेजिंग यानी हद से ज्यादा गाय, भैंस, बैल, बकरी इन सबको घास खिलाना. हद से ज्यादा जब ये फीडिंग करते हैं तो ये उस घास को जमीन से, रूट से निकाल देते हैं. जब बकरी, गाय ये सब खाते हैं ना घास को, बराबर ग्रेजिंग करते हैं, तो ये रूट से निकाल देते हैं. उसकी वजह से भी सॉइल लूज हो जाता है और लैंड अनफर्टाइल हो जाती है. इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. ओवर इरिगेशन मतलब ये वाटर डिग्रेडेड एरिया, बराबर हद से ज्यादा पानी देना, उससे भी क्रॉप्स गेट स्पॉइल्ड, लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्केलिनिटी इन द सॉइल. मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जैसे कि ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इंडस्ट्री में क्या होता है, लाइमस्टोन के जो पार्टिकल्स है वो सैंड के साथ मिक्स हो जाते हैं
and they make the sand unfertile. It retards the process of infiltration of water after it settles down on land. In recent years, industrial effluents मतलब waste products, industries के waste products, they have become a major source of land and water pollution in many parts of the country. अब इसको सॉल्व करने के कुछ प्रॉब्लम्स है. लैंड डिग्रेडेशन को सॉल्व कैसे किया जाए? तो सॉल्व लैंड डिग्रेडेशन, इसमें सबसे पहला है अफॉरेस्टेशन. अफॉरेस्टेशन इज द ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मतलब एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज. अफॉरेस्टेशन मीन्स एक्सेसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज. सेकेंड है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग. मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग. ग्रेजिंग मतलब ये जो गाय भैंस चराने का जो काम है उसका थोड़ा चेक में रखना उसको. थर्ड है प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? शेल्टर बेल्ट का मतलब सपोज एक फील्ड है तो फील्ड के अराउंड एक रो ऑफ ट्रीज को प्लांट किया जाता है जिससे एक्सेसिव विंड या एक्सेसिव वाटर की वजह से सॉइल इरोजन ना हो. ये शेल्टर बेल्ट बोला जाता है. इसके अलावा कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन अप. स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस. स्टूडेंट्स, डेजर्ट में जो सैंड ड्यून्स बनते हैं, सैंड ड्यून्स आपको पता है जैसलमेर और बाड़मेर में सैंड के डगले, सैंड के माउंटेन्स नहीं, सैंड के डगले जो ओवरनाइट एक जगह से दूसरी जगह बवंडर के थ्रू चेंज हो जाते हैं. ये डगले जो होते हैं ये इसलिए बनते हैं क्योंकि डेजर्ट में किसी भी तरह का वेजिटेशन ग्रो नहीं होता है, सॉइल बहुत लूज हो जाता है. इस सॉइल को टाइटली पैक करने के लिए यानी बांधने के लिए, बाइंडिंग के लिए थॉर्नी बुशेस कैन बी ग्रोन इन डेजर्ट. इसको ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स भी कहते हैं स्टूडेंट. ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स यानी जो डेजर्ट में ग्रो हो सकते हैं विथ वेरी लिटिल वाटर. कैक्टस है, ओपुंटिया है, दीज आर सम काइंड ऑफ क्रॉप्स विच कैन ग्रो इन डेजर्ट. So thorny bushes are some kind of methods to check land degradation. Proper management of wastelands and control of mining activities. So management of wasteland and control over mining and industries. Students, these two are also important. माइनिंग के ऊपर कम से कम इतना कंट्रोल होना चाहिए कि माइनिंग के एरियाज फील्ड्स के बाजू में ना हो, और अगर ये माइनिंग के एरियाज फील्ड के बाजू में है तो ऐसे कंजर्वेशन मेजर्स होने चाहिए कि माइनिंग का डस्ट उस फील्ड की तरफ नहीं जाए. उसके लिए कोई ना कोई उसको रोकने का सॉल्यूशन होना चाहिए. एक सॉल्यूशन स्टूडेंट्स ये दिया गया है कि अगर माइनिंग करने के बाद अगर उस माइन डस्ट को रिलीज नहीं करना है तो उसको विंडमिल्स के थ्रू ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लो कर दिया जाए. मतलब फील्ड अगर एक तरफ है तो विंडमिल्स के थ्रू इसको मोटराइज्ड विंडमिल्स, नॉट नेचुरल विंडमिल्स, मोटराइज्ड विंडमिल्स, जिससे उस पंखे की दिशा को बदला जा सके और ये माइनिंग साइट से जो डस्ट है वो फील्ड की तरफ जाते वक्त उसके अलग दिशा में चली जाए. बराबर. दूसरा ये भी कर सकते हैं इस माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए कि उसको वेट कर दे. किसी भी माइनिंग साइट से डस्ट तभी उड़ेगी जब वो ड्राई होगी. तो माइनिंग साइट को छोड़ते वक्त उसके ऊपर पानी छिड़का जाए. इतना पानी छिड़का जाए कि दूसरे दिन सुबह तक भले ड्राई हो जाए लेकिन ओवरनाइट वो वेट रहे, जिससे क्या होगा कि वो
माइनिंग की जो डस्ट है वो उड़ेगी नहीं. And the last thing, we already know this, industrial effluents should not be allowed to go into the soil and fields. This we already know. Up next is, students, soil as a resource. Now, soil is the most important renewable natural resource. It is the medium of plant growth and supports different kind of living organisms. तो स्टूडेंट्स ये आपको ऑलरेडी पता है, सॉइल प्रोफाइल, ये आपने साइंस में भी पढ़ा है. सबसे नीचे होता है डी हॉरिजॉन, जिसको कहते हैं अनवेदर्ड पेरेंट रॉक, इसको डी हॉरिजॉन बोलते हैं. इसके ऊपर होता है सबस्ट्रेटम, जिसमें पेरेंट रॉक मटेरियल होता है लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स में. इसके ऊपर होता है सब सॉइल यानी बी हॉरिजॉन. बी हॉरिजॉन के अंदर रॉक, सैंड, सिल्ट, क्ले, ये 4 अलग अलग पार्टिकल्स डिवाइडेड होते हैं. एंड उनके ऊपर होता है टॉप सॉइल, जिसमें ह्यूमस भी होता है. सो ये चारों लेयर आपको पता होना जरूरी है. इफ यू वांट यू कैन नोट डाउन दिस स्टूडेंट्स, और यू कैन अंडरलाइन दीज लाइंस इन योर टेक्स्ट बुक. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसको अंडरलाइन कर लीजिए टेक्स्ट बुक में. नाउ स्टूडेंट्स, सॉइल एज अ रिसोर्स की हम बात करते हैं. तो सॉइल को हम रिसोर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम. इट टेक्स मिलियंस ऑफ इयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं, बराबर. फैक्टर्स इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहला फैक्टर है रिलीफ फैक्टर. रिलीफ मतलब माउंटेन है, प्लेट्यू है कि प्लेन्स है. माउंटेन्स और प्लेट्यूज में से सॉइल प्लेन में आता है. सो रिलीफ फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. सेकेंड इज पेरेंट रॉक. पेरेंट रॉक के हिसाब से सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो डिटरमाइन होते हैं, जो मिनरल्स है वो डिटरमाइन होते हैं. थर्ड इज क्लाइमेट. Climate determines the kind of atmospheric conditions which are necessary for plant growth. तो काफी सारी ऐसी जगहें हैं स्टूडेंट्स जहां पे सॉइल फर्टाइल होता है लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस प्लांट ग्रोथ के लिए एडिक्वेट नहीं होती. फॉर एग्जांपल डेजर्ट. डेजर्ट में सॉइल से ज्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस का प्रॉब्लम होता है. एंड लास्टली वी हैव अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम. अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ को हम कहते हैं ह्यूमस. ह्यूमस मतलब सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल्स, बर्ड्स, वेजिटेशन, इन सबके डेड या रॉटन रिमेन्स. रॉटन रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड वेजिटेशन आर कॉल्ड ह्यूमस. एंड टुगेदर विथ दैट पैसेज ऑफ टाइम, it makes the soil fertile. So these are the factors which are important for the formation of soil. आप ये चीजें अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हो, चाहिए तो आप बुक में लिख भी सकते हो. Various forces of nature such as change in temperature, action of running water, wind, glaciers, activity of decomposers contribute to the formation of soil. इसमें chemical and organic changes they take place in the soil are equally important.
तो सॉइल में दो तरह के फैक्टर्स है, ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं सॉइल के अंदर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस the soils can be classified in different types. So now we are studying the classification of soils in our country on the basis of relief features, landforms, climatic condition and vegetation types. Now students, the first type of soil is alluvial soil. एल्यूवियल सॉइल जो है, इट इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। ये ज्यादातर कहां पर है? नॉर्दर्न प्लेन्स में। नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब जो साउथ ऑफ हिमालयास के जो रीजन है, हिमालयास के साउथ का जो रीजन है, वहां पर ये एल्यूवियल सॉइल सबसे ज्यादा प्रेजेंट है। और ये कहां से आता है? ये प्लेन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स, इनके फ्लो के जो रिलेटेड प्लेन्स है, इनके फ्लो के साथ जो प्लेन्स जनरेट हुए हैं, उसमें ये एल्यूवियल सॉइल मैक्सिमम है। दीज सॉइल्स ऑल्सो एक्सटेंड इन राजस्थान एंड गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। बहुत ही नैरो कॉरिडोर मतलब छोटी सी पट्टी है इस सॉइल्स की। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। तो ईस्टर्न कोस्ट में डेल्टा रीजियंस ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, ये पूरा जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आप नेक्स्ट पेज पे मैप में देखोगे तो स्टूडेंट्स आपको दिखाई देगा ये नैरो कोस्टल प्लेन है जो एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। इसमें 4 रिवर्स है, एक है महानदी, उसके नीचे कृष्णा, गोदावरी एंड लास्ट इज कावेरी। सो ये 4 रिवर्स की वजह से ये जो डेल्टा रीजन्स क्रिएट होते हैं, डेल्टा मतलब द एंडिंग पॉइंट ऑफ अ रिवर, एंडिंग पॉइंट ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड द डेल्टा। तो वहां पर ये एल्यूवियल सॉइल है। नाउ नेक्स्ट इज, it also consists of various proportions of sand, silt and clay. As we move inland towards river valley, the soil particles appear bigger in soils. In the upper reaches of the river valley, near the place of break of the soil, the soils are coarse. Such soils are more common in the Piedmont plain such as Dwar, Chos and Tarai. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये अपर कोर्स में ये बिग सॉइल पार्टिकल्स होते हैं और इनको बोलते हैं द्वार्स, चोस एंड तराई रीजन्स। ठीक है, इनको पीडमोंट प्लेन्स यानी कोर्स सॉइल भी बोला जाता है। ये अपर रीजन्स ऑफ द रिवर वैली में होते हैं। Apart from the size of their grains, the soils are also described according to their age. अब एज के हिसाब से अगर हम देखें तो ओल्ड सॉइल जो होता है इट इज कॉल्ड खादर एंड न्यू सॉइल इट इज कॉल्ड ओल्ड सॉइल इट इज कॉल्ड बंगार एंड न्यू सॉइल इट इज कॉल्ड खादर। अब ये जो खादर और बंगार है, इनमें से कौन सा फर्टाइल है स्टूडेंट्स? खादर और बंगार में से कौन सा फर्टाइल है? दोनों ही फर्टाइल है। फर्क सिर्फ इतना है कि खादर जो होता है वो नियर टू द रिवर होता है और थोड़ा ज्यादा फर्टाइल होता है। बंगार अवे फ्रॉम द रिवर होता है और कम फर्टाइल होता है, लेकिन फर्टाइल तो होता है। समझ में आया? जैसे कि एक रिवर का आप बेसिन समझ लो, रिवर बेसिन के नियर सपोज ये रिवर है, ठीक है, सपोज दिस इज अ रिवर, तो रिवर के ये नैरो रीजन के अंदर, ये वाले दोनों रीजन्स के अंदर
इनमें खादर सॉइल होगा, और ये वाले जो दो रीजन्स है अवे फ्रॉम द रिवर, इसमें बंगाल सॉइल होगा। मतलब जैसे जैसे रिवर फ्लो होती जाती है तो रिवर के फ्लो में से जो सेडिमेंट्स है वो पुश होते जाते हैं और ये खादर सॉइल बनता जाता है। खादर सॉइल जो है वो जैसे और अंदर पुश होता जाता है वो बंगाल सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। सो ओल्ड सॉइल इज कॉल्ड बंगाल एंड द न्यू सॉइल इज कॉल्ड खादर। सो प्लीज यू कैन नोट डाउन दिस इफ यू वांट, या फिर आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, बट आई वुड एडवाइज यू कि ये आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल टू नोट डाउन दिस क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, सो यू कैन नोट डाउन, अंडरलाइन मत कीजिए इसको। Now continuing the paragraph, alluvial soil as a whole are very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. So potash, phosphoric acid and lime, ये तीनों चीजें जो सॉइल को फर्टाइल बनाती है, ये तीनों चीजें प्रॉपर प्रोपोर्शन में है in the alluvial soil, and due to high fertility and due to other cereal and pulse crops इनका excessive cultivation होता है, और ये regions जो है ये इंडिया के densely populated regions है। यही रीजन है स्टूडेंट्स, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सब जगह पे डेंस पॉपुलेशन रहती है क्योंकि यहाँ पे रिवर सॉइल्स है और ये रिवर सॉइल्स जो है वो एक्सेसिवली फर्टाइल है। Soil in dry areas are more alkaline and they can be productive after proper treatment. अगर वहां पे रिवर सॉइल ना भी हो तो भी एल्यूवियल सॉइल इन जनरल फर्टाइल होता है। कई बार इसमें फर्टिलाइजर्स भी ऐड किए जाते हैं टू प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, बट मोस्टली इट इज फर्टाइल नेचुरली। नाउ द नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स ब्लैक सॉइल। Now the next we have is black soil. So students, black soil को दूसरा नाम दिया गया है, that is also called रेगूर। रेगूर is another name for cotton soil because this is suitable for growing cotton. अब स्टूडेंट्स ब्लैक सॉइल बना कैसे? तो साउथ इंडिया में जो डेक्कन रीजन है वहां पे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है। उन वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में पहले वॉल्केनोज हुआ करते थे। उन वॉल्केनो के लावा फ्लोज में से ये ब्लैक सॉइल बना है। आज के टाइम पे ये वॉल्केनोज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नाउ दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बट द ब्लैक सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू दोज लावा फ्लोज फ्रॉम दोज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। सो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम lava flows and it is in Deccan Plateau as well as in Saurashtra. In Gujarat. करेक्ट? डेक्कन प्लेट्यू में स्पेशली इन महाराष्ट्र। नाउ these black soils, they are believed that climatic condition along with parent rock material are important factors for the formation of black soil. This is typical of Deccan Plateau or the Deccan Trap region over the northwest Deccan Plateau made of lava flows. They cover the plateau of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, MP and Chhattisgarh.
So together with this other regions are Malwa, MP and Chhattisgarh basin. Correct? Now after this, also they extend in the southeast direction up to Godavari and Krishna Valley. They are made of extremely fine clay material. So clay content is high in this soil and it develops cracks when dry and it is sticky when wet. These are the properties of the black soil. Because of the high clay content, it develops cracks when it is dry. कीचड़ में ये सॉइल में क्रैक्स बन जाते हैं जब ये ड्राई होता है, और जब ये वेट होता है तब ये स्टिकी सॉइल बन जाता है. राइट? सो इट इज स्टिकी व्हेन इट इज वेट. सो प्लीज नोट डाउन दिस. Next is red and yellow soil. So red soil जो है, it is developing on crystalline igneous rocks and in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau. So ये सॉइल एक ही होता है, लेकिन ये क्या है इसमें रेड सॉइल में, it appears red in dry form and it appears wet. When it is wet, it appears yellow. That is in hydrated form. Hydrated मतलब wet form. तो ये रेड और येलो सॉइल के प्रॉपर्टीज है. ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स में से बना है और ये लो रेनफॉल रीजन में होता है और खास करके इसमें हाई आयरन ऑक्साइड होता है. हाई आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रेड कलर दिखाई देता है. और ये रेड और येलो एक्चुअली में एक ही सॉइल होता है, बट व्हेन इट इज ड्राई इट इज रेड इन कलर एंड व्हेन इट इज हाइड्रेटेड यानी वेट इट इज येलो इन कलर. नाउ द नेक्स्ट इज द लेटराइट सॉइल. लेटराइट सॉइल क्या होता है? लेटराइट सॉइल स्टूडेंट्स एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल है. इसमें फॉर्म्ड ड्यू टू एक्सेसिव लीचिंग. अब लीचिंग किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, एक्सेसिव रेनफॉल फॉलोड बाय excessive temperature, इसकी वजह से होता है लीचिंग. जब हाई रेनफॉल होती है, जैसे अपने इंडिया में मेघालय है, चेरापूंजी, वहां पे हाई रेनफॉल रीजन है. इट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ रेन्स, हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड. वहां पे क्या होता है? एक्सेसिव रेनफॉल होती है. उस रेनफॉल की वजह से सॉइल में क्रैक्स पड़ते हैं.
लेकिन उसी रेनफॉल के बाद जो सॉइल होता है उसके अंदर हाई टेम्परेचर की वजह से वो पूरा पानी इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो सॉइल है, ठीक है, वो सॉइल लीचिंग की प्रोसेस में चला जाता है। इसको लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। अगेन मैं समझा रहा हूं, हाई रेनफॉल की वजह से सॉइल के अंदर जो क्रैक्स होते हैं उसमें पानी भर जाता है, लेकिन उसके बाद जब सनलाइट होती है तो उन रीजन्स में एक्सेसिव सनलाइट होती है, जिसकी वजह से ये पानी जो अंदर गया है वो इवेपोरेट हो जाता है। ऐसे रीजन्स इंडिया में कुछ छोटी छोटी जगहों पे है, जैसे साउथ इंडिया में भी कुछ जगहों पे है, और खास करके मेघालय का रीजन। ऐसी जगहों पे लेटराइट सॉइल बनता है। ये सॉइल यूजुअली अनफर्टाइल होता है, लेकिन इसमें सम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन। विथ फर्टिलाइजर्स, करेक्ट। इसमें खास करके जो एक मेन इसमें क्रॉप है वो कैश्यू नट। मेन क्रॉप जो है इसका कैश्यू नट है। इसमें आप ये स्टेट्स देख सकते हो, ये मेनली फाउंड इन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड आसाम। तो इसमें कोई पर्टिकुलर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स की खास करके जरूरत होती है, और उसमें ये अपने फर्टिलाइजर्स को यूज करके अपने इसमें क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एडिक्वेट डोजेस ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर चाहिए, कंपोस्ट मैन्योर डालना पड़ता है। So please note down these two. Next is arid soil. अब एरिड सॉइल क्या है स्टूडेंट्स? एरिड सॉइल जो है ये चेंज होता रहता है फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, एंड इट इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। तो ये सैंडी एंड सेलाइन, सेलाइन का मतलब कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट, और इसमें सैंड का कंटेंट ज्यादा होता है। इसके अंदर ड्राई क्लाइमेट में इवेपोरेशन इज स्टिल फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। ह्यूमस कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट दोनों ही लो है। इसमें सिर्फ कुछ क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि कैक्टस है या ओपुंटिया है, दे कैन बी ग्रोन। और इसमें हाई अमाउंट ऑफ कंकर पार्टिकल्स, कंकर के पार्टिकल्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए एरिड सॉइल जो है वो ज्यादा कल्टीवेबल नहीं होता है। ठीक है, ये ज्यादातर डेजर्ट में है, अपने इंडिया में, राजस्थान में और गुजरात में ये इस तरह का सॉइल है। नाउ नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। अब फॉरेस्ट सॉइल स्टूडेंट्स क्या होता है? देखिए, फॉरेस्ट सॉइल जो है ना, ये हिली और माउंटेनियस एरिया में होता है। अब हिली और माउंटेनियस एरिया में क्या होता है आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स। सपोज देखिए, जैसे ये एक माउंटेन है, तो यहां पे ये जो लोअर रेंजेस है यहां पर, ठीक है, यहां पे सॉइल टेक्सचर जो है वो डिफरेंट होता है। यहां पे लोमी और सिल्टी सॉइल होता है इन द लोअर लेयर। ठीक है, इसके ऊपर अपर स्लोप्स में
यहां पे कोर्स सॉइल होता है, मतलब पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, ये थोड़ा लेस फर्टाइल होता है। और इसके ऊपर वाले लेयर में यहां पे अल्पाइन ग्रासलैंड्स होते हैं। अल्पाइन ग्रासलैंड्स मतलब सिर्फ ग्रास उगती है और कुछ भी नहीं ग्रो होता। और इसके ऊपर होता है ये जो है, ये है स्नो लाइन। स्नो लाइन के ऊपर कुछ भी ग्रो नहीं होता। तो ये स्पेशली स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालयाज में these soils experience denudation and they are acidic with low humus content. तो ये इन हिमालयास ये एसिडिक फॉरेस्ट सॉइल है with low humus content. Correct? And this is how the soil is in the Himalayas. Lower layer में loamy और silty soil होता है which is fertile for vegetation. उसके upper layer में coarse soil which is favorable for coniferous trees and like birds, spruce, etc. उसके ऊपर अल्पाइन ग्रासलैंड्स होते हैं क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस कोल्ड होती जाती है। और उसके ऊपर स्नो लाइन होता है वेयर नो काइंड ऑफ वेजिटेशन इज पॉसिबल। सो प्लीज नोट डाउन दिस। Now students, we are coming to another part where we have to study soil conservation. करेक्ट? अब इसके पहले आपको समझना पड़ेगा सॉइल इरोजन, फिर कंजर्वेशन समझेंगे। सॉइल इरोजन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो रिमूवल ऑफ top fertile layer of soil is called soil erosion. अब ये soil erosion जो है ये 3 तरह का होता है। तो soil erosion के टाइप्स जो है ये 3 है। सबसे पहला टाइप है wind erosion। विंड इरोजन मतलब एक्सेसिव विंड या साइक्लोन्स की वजह से ये पूरा सॉइल एक से दूसरी जगह पे उखड़ के चला जाए। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सैंड ड्यून्स इन राजस्थान। राजस्थान में जो सैंड ड्यून्स है, जो रेती की डगलियां जो है वो विंड इरोजन से फॉर्म होती है। वो पूरी सैंड ड्यून्स जो है वो माउंटेन्स नहीं होते, रेती के बड़े डगले होते हैं, इतने बड़े डगले कि पहाड़ दिखते हैं। ये पूरे भवंडर में यानी डेजर्ट के साइक्लोन्स में शिफ्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड विंड इरोजन। सेकेंड है शीट इरोजन। शीट इरोजन जो है ये प्लेन्स में होता है। इट ऑकर्स इन प्लेन्स, स्पेशली इन फैलो लैंड्स। फैलो लैंड किसको बोलते हैं ये हमने पहले पढ़ा था चैप्टर में। फैलो लैंड मतलब जिसको कल्टीवेशन में नहीं लिया जा रहा है और फील्ड किसी न्यूट्रिएंट में लो है तो इसकी वजह से उसको छोड़ दिया गया हो, ऐसी लैंड को हम फैलो लैंड बोलते हैं। उसमें ज्यादातर शीट इरोजन होता है। ये इस वजह से होता है स्टूडेंट्स क्योंकि ट्रीज बाइंड द सॉइल, और अगर आप किसी लैंड में ट्री प्लांटेशन नहीं करोगे तो उसका सॉइल धीरे धीरे लूज होता ही जाएगा और उसके बाद किसी भी रीजन से, फ्लोइंग वाटर या विंड से, वो सॉइल का लेयर उखड़ता जाएगा। ठीक है, तो ये शीट इरोजन होता है।
अब थर्ड टाइप ऑफ इरोजन जो है इसको हम कहते हैं गली इरोजन। गली इरोजन का मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज आपके घर में कंपाउंड में आप किसी जगह से थोड़ी सी मट्टी जो है वो अपने हाथों से थोड़ा खड्डा बनाइए एंड फिर उस खड्डे के ऊपर आप डोल पे डोल पानी डालिए एक तरफ से। यू नो व्हाट विल हैपन, खड्डा जो है वो दूसरी तरफ से बढ़ता जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ वाटर है वो उस खड्डे के अंदर से मिट्टी को उस डायरेक्शन से निकालता जाएगा जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होते जा रहा है। दिस कॉजेज रैपिड इरोजन ऑफ सॉइल विच इज कॉल्ड गली इरोजन, और इसको हम रेवाइन्स कहते हैं। रेवाइन्स इन चंबल वैली, ये इसकी वजह से फॉर्म हुए हैं। सो प्लीज नोट डाउन दिस, देन वी शैल अंडरस्टैंड द सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स। अब इनके अलावा स्टूडेंट्स सॉइल इरोजन के कुछ मैन मेड फैक्टर्स है, जिसमें आता है ओवर ग्रेजिंग, यानी गाय भैंस और बकरी इन सबका ओवर ग्रेजिंग करवाना। दूसरा इसमें आता है माइनिंग, माइंस को ओपन रख देना। माइन करने के बाद, माइनिंग में मिनरल्स निकालने के बाद उनको क्लोज नहीं किया जाता। ये माइन डस्ट जो है वो सॉइल को पॉल्यूट कर देती है, यानी इरोड कर देती है। नेक्स्ट है डीफॉरेस्टेशन। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझाया स्टूडेंट्स। डीफॉरेस्टेशन में एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज होता है एंड ट्रीज आर बाइंडिंग द सॉइल। तो अगर डीफॉरेस्टेशन करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन शीट इरोजन। एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए जो क्वेरीज में से जो माइनिंग होता है उसकी वजह से भी वो डस्ट जो है वो आसपास के फील्ड्स के सॉइल को पॉल्यूट कर देती है। सो दैट ऑल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन। सो दीज आर द मैन मेड फैक्टर्स एंड दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स ऑफ इरोजन। दीज आर द मैन मेड फैक्टर्स ऑफ इरोजन। अब सवाल है स्टूडेंट्स, इसको रोका कैसे जाए? हाउ टू स्टॉप दिस सॉइल? तो इसके लिए कुछ कंजर्वेशन टेक्निक्स है जो आपको जानना जरूरी है। नाउ सॉइल कंजर्वेशन, तो इसमें सबसे पहला मेथड है प्लॉइंग अलोंग द कंटूर लाइन्स। प्लॉइंग अलोंग कंटूर लाइन्स का मतलब आप समझो स्टूडेंट। सपोज जैसे कि एक ये फील्ड है, इस फील्ड में विंड का डायरेक्शन सपोज इस तरफ से हो और आप क्रॉप्स भी इसी लाइन में ग्रो करते हो, तो विंड जो है वो क्रॉप्स के ऊपर से चली जाएगी, किसी भी क्रॉप को उखाड़ेगी नहीं, क्योंकि सारे क्रॉप्स एक लाइन में हैं। इन क्रॉप्स के बीच बीच में से जो जगह है उसमें से विंड पास अवे हो जाएगी। अब सपोज इसकी जगह पे ये एक दूसरा फील्ड है, इसमें भी विंड का डायरेक्शन सेम है, लेकिन फार्मर ने प्लॉइंग इस तरह से किया है। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये विंड जो है ये इन क्रॉप्स को ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा विंड के लिए। तो विंड क्या करेगा, ये क्रॉप्स को उखाड़ देगा और उसकी वजह से सॉइल भी उखड़ जाएगा। तो अगर आप प्लोइंग करेक्ट तरीके से करते हैं, प्लोइंग का मेथड अगर सही हो विंड के डायरेक्शन में, तो सॉइल कंजर्व होता है। और अगर प्लोइंग का मेथड गलत हो, विंड के डायरेक्शन के अगेंस्ट हो, तो ये सॉइल इरोड हो सकता है। दिस इज कॉल्ड प्लोइंग अलोंग द कंटूर लाइन्स। कंटूर लाइन्स मीन्स in the line of the wind. Now next is steps can be cut out on the slopes making terraces. This is also called terrace farming.
टेरेस फार्मिंग क्या होता है? जैसे देखिए स्टूडेंट्स, पूरा ये स्लोप है माउंटेन का। माउंटेन स्लोप पे जब बारिश होती है तो एक जगह से एक पत्थर निकल जाएगा ना, तो बहुत सारे पत्थरों को नीचे लेता हुआ जाएगा। पूरा सॉइल, यहां से जो ऊपर से थोड़ा सॉइल निकलेगा, पूरे सॉइल को निकालता जाएगा आगे। इसको स्टॉप करने का एक तरीका है कि इसको थोड़ा सा ऐसे कट करके ऐसे स्टेप्स बनाए जाए। यहां से भी कट करके, यहां से भी कट करके। अब इससे क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि जब ये बारिश के साथ यहां का सॉइल जब यहां पे आएगा तो सॉइल यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा, वाटर विल फ्लो अवे। सो दिस इज सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक। एक स्टेप का सॉइल दूसरे स्टेप तक आएगा या तीसरे स्टेप तक आएगा, पूरा का पूरा नीचे वॉश अवे नहीं होगा, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस। अब इसके अलावा एक और चीज है इसमें कि वाटर इज ऑल्सो कंजर्व्ड, क्योंकि जो पानी है वो भी धीरे धीरे नीचे फ्लो होता जाएगा। तो किसी जगह पे भी पानी जो है वो वाटर टेबल के नीचे जाने के चांसेस भी इस मेथड में ज्यादा होंगे, क्योंकि पानी भी रुक रुक के नीचे जा रहा है, तो ज्यादातर पानी सॉइल में एब्सॉर्ब होता जाएगा। थर्ड थिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब है कि दो क्रॉप्स के बीच में ग्रास ग्रो किया जाए। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट कर देते हैं तो जो ग्रास है उनके स्ट्रिप्स जो है वो फील्ड के सॉइल को पकड़ के रखते हैं, विच सेव्स द सॉइल फ्रॉम इरोजन। इसके अलावा प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट किसको कहते हैं? शेल्टर बेल्ट का मतलब है रो ऑफ ट्रीज इज प्लांटेड अराउंड द फील्ड। पूरा एक फील्ड है तो उसके अराउंड एक रो ऑफ ट्रीज को प्लांट किया जाए जो विंड के फोर्स को स्टॉप कर सके, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सॉइल विल बी कंजर्व्ड। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द steps which are used for soil conservation, and I hope you have understood the chapter very well, right? बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते रहते हैं कि सर हमें नोट्स कितनी लिखनी है, कब से लिखनी है। तो स्टूडेंट्स, नोट्स जो है वो अभी आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। जो 2 चैप्टर हमने चलाए हैं उनके लॉन्ग आंसर्स आप लिखिए और ब्रीफ आंसर्स लिखिए। नो नीड टू राइट द शॉर्ट आंसर्स, डोंट राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर नाउ, only write the brief answers and long answers. So see you in the next lecture, students. Goodbye.